हमने पहले लेक्चर में भारत के जो जलीय संसाधन हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कल हमने धरातलीय जल संसाधनों के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर नदियाँ, तालाब और नहरें जो होती है उसको हम धरातलीय जल संसाधन में रखते हैं। तो भारत में हमने ये देखा कि महत्वपूर्ण कौन सी नदियाँ हैं, कौन से तालाब हैं और कितने प्रकार की नहरें हैं जो एक जल संसाधन के रूप में हमारे साथ रहती हैं। और संपूर्ण कृषि का कार्य, संपूर्ण उद्योगों का कार्य और मानव के लिए जो जल का उपयोग है वो इन्हीं के द्वारा होता है। आज हम आएंगे भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जल संसाधन क्या होते हैं? जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते और जिनमें जल का जो एकत्रीकरण है वो ज़मीन के अंदर होता है और इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। भूमिगत जल संसाधन वे जल संसाधन होते हैं जिनका जल भूमि पर नज़र नहीं आता परंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें वर्षा का जो जल होता है वो बड़ी मात्रा में ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसके अतिरिक्त चट्टानों के बीच में भी कई स्थानों पर जल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। भूमिगत जल का उपयोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कृषि में, उद्योगों में सभी जगह किया जाता है। अगर हम भूमिगत जल संसाधनों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें कुओं का अध्ययन करते हैं कि कुएं वो एक जल संसाधन है जो भूमिगत जल संसाधनों में आता है और प्राचीन काल से इसका उपयोग किया जा रहा है। जहाँ पे भी जल का जो लेवल है, अगर वो लेवल काफ़ी ऊपर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है, तो हम वहाँ पर उनका उपयोग कुएं खोद के वहाँ से जल को निकालने का कार्य करते हैं। अगर हम देखा है तो पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब से लेकर बिहार तक जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मात्रा में कुएं हैं और सिंचाई के लिए वहाँ पर इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं भूमिगत जल का स्तर जो है वो बहुत गहरा भी होता है और कई स्थान ऐसे भी होते हैं जो 50-60 फीट खोदने पर ही भूमिगत जल जो है वो ऊपर आ जाता है। तो ये स्थिति सब जगह एरियाज़ में अलग अलग होती है, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं और स्थानीय भूमि की प्रकृति के अनुसार, जब जल उपलब्धता के अनुसार ये जो भूमिगत जल है उसका स्तर ऊपर, ऊंचा या नीचे होता है। हम अगर वेस्टर्न राजस्थान के एरियाज़ में देखें तो वहाँ ये जल स्तर बहुत गहरा होता है, ज़मीन का में पानी बहुत अंदर होता है। और अगर हम जैसे अलवर की ही बात करें तो अलवर में भी जो भूमिगत जल स्तर है वो डार्क जोन में जा चुका है। मतलब हमने ज़मीन का इतना पानी निकाल लिया है कि अब पानी बहुत अंदर चला गया है, जिससे हमारा जो जल की क्वालिटी है उस क्वालिटी पर भी उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो भूमिगत जल संसाधन है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत के हर राज्य में इसकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं नलकूपों पर। नलकूप भी एक प्रकार का कुआं ही होता है जिसमें कुएं की तरह चौड़ा गड्ढा नहीं होता है, बल्कि भूमि में एक छेद करके और पाइप डाल दिया जाता है और उस पाइप के सहारे हम जल को ऊपर निकाल लेते हैं। ये इस प्रकार की जो स्थिति है वो उन क्षेत्रों में होती है, इस प्रकार के नलकूप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर कि जल का स्तर जो है वो बहुत नीचा होता है और नीचे जल स्तर के कारण कुओं के द्वारा हम उस पानी को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और इसलिए हम नलकूप खोदकर बिल्कुल हम ये मानते हैं कि ज़मीन में एक छेद करके उसमें पाइप डालकर और वहाँ से हम इस जल को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार ये जो जल का संसाधन है ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पर जल बहुत गहराई में पाया जाता है और उस गहराई वाले जल को निकालने के लिए
इस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ने के बाद हम एक चीज़ को और यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका जो पेपर है इसमें से हमने कुछ 2-2 नंबर के प्रश्न हमने निकाले हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने लेवल पे इनको नोट करें और इसका आंसर आप हमें व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको कुछ बताती हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। दूसरा, भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है और उसकी लंबाई कितनी है। तीसरा, भारत के भौतिक विभागों के नाम बताइए। चौथा, हिमालय की स्थिति से भारत को क्या लाभ होता है, उनमें से कोई 2 लाभों के बारे में बताइए। उत्तर पूर्व मानसून से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न है भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। पर्वतीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम बताइए। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी के क्षेत्र बताइए कि किन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। भारत में सबसे अधिक नहरें किस राज्य में है, उस राज्य का नाम बताइए। किन्हीं 5 खनिजों के नाम बताइए जो भारत में पाए जाते हैं। और भारत में आर्द्र कृषि कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। ये कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप इन प्रश्नों के बारे में देखिए, आप इनमें से क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सर्च कीजिए और इनके आंसर्स ढूंढिए। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी थी कि ये जो आपका इसका पेपर आएगा, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मानचित्र भी आपको भरना होता है। तो आप मानचित्र को भी करने की कोशिश कीजिए। आप एटलस लेके बैठिए और उसमें निरंतर रूप से उसकी स्टडी कीजिए, ताकि आपको अपने आप धीरे 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 सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाएंगे, क्योंकि पहला प्रश्न जो होता है वो मानचित्र से संबंधित ही आता है। दूसरी बात यह है कि आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप उसमें मैप का प्रयोग करते हैं तो बेटर यही रहता है कि आप हाथ से ही मैप बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता और वो स्टेंसिल्स वगैरह से जो मैप बनाते हैं उनका इतना इम्प्रेशन भी नहीं आता। तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप भारत का मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर उस मैप को भरने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और हम ये मानते हैं कि एक अच्छा आंसर ज्योग्राफी में कौन सा होता है, जिसमें हम अधिक से अधिक मैप्स या डायग्राम्स को प्रदर्शित करते हैं। एग्जामिनर को नंबर देने में कोई हिचक नहीं होती अगर कोई अच्छा मैप बना हुआ हो, मैटर भले ही कम लिखा हुआ हो, क्योंकि मैप वो ही बनाता है जिसको उसका आंसर अच्छे से आता है। तो आप ये कोशिश कीजिए, डे 1 से ही आप जैसे एक कागज़ पे मैप बना लीजिए और आप जैसे अगर उस पर अपना हाथ फेरेंगे तो धीरे धीरे आपको मैप बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उससे आप जो भी प्रश्न करेंगे उसमें जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे मैप को बनाइए, उससे आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम क्वेश्चन पेपर करते हैं तो हम ये कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक जो आंसर्स हैं उनके उत्तर हम आंसर्स जो हैं उनको हम पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है कि हमारा बहुत एक क्रमवार उत्तर होता है और हर चीज़ उस आंसर में इतनी क्लियर होती है कि एग्जामिनर को उसमें अच्छे नंबर देने में कोई हिचक नहीं होती। तो आपका आंसर बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत प्रॉपरली प्रेजेंटेड होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें अधिक से अधिक मैप्स का प्रयोग होना चाहिए। इस सारी चीज़ों को, अगर इस सारी एक्सरसाइज को आप करेंगे तो वहाँ पे अच्छे नंबर आपके ज़रूर आएंगे। तो ये वो प्रैक्टिस है, मैप बनाना वो प्रैक्टिस है जो आपको निरंतर करनी पड़ेगी। 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस से मैप नहीं बनता और हमें ज़रूरत भी नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा टाइम है, आप उसका प्रयोग कीजिए। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, राजस्थान का मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, भारत का मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और वर्ल्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात है। थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अच्छा मैप बनेगा। और हम ये नहीं कहते हैं कि 100% एक्यूरेट मैप बनाइए, अगर उस मानचित्र में थोड़ा इधर उधर भी है तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम
नहीं है, पर हाथ के बना हुआ जो मैप होता है उसका इम्प्रेशन अलग ही होता है। इसलिए इस पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए आप ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए कि मानचित्र बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।